हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. Yes, Good sir. morning. Good morning. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल जी, Yes, फर्स्ट sir. ऑफ ऑल मैं आपको सभी आप सभी और किसी का माइक कौन है क्या? प्लीज़ सब लोग म्यूट कर लेंगे क्योंकि वो कम्युनिकेशन में दिक्कत ना हो, कम्युनिकेशन स्मूथली हो, इसलिए प्लीज़ सब लोग म्यूट कर लेंगे। और जिसको जब कुछ बोलना होगा तब वो माइक इसमें मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। बेसिकली एक मीटिंग स्मूथ करने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है कि जब कुछ नहीं बोलना होता है ना, तो आप माइक म्यूट कर लिया करें। और जब आपको कुछ बोलना होता है, माइक अनम्यूट करके आप अपनी बात बोलें, उसके बाद माइक को वापस म्यूट कर दें। तो इसमें क्या है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू दीप कोचिंग। आज हेलो, प्लीज सभी अपना माइक म्यूट कर लेंगे। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल गाइस टू दीप आईएएस कोचिंग। आप सभी का आज पहला दिन है। फर्स्ट टुडे इज वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ दीप आईएएस कोचिंग। जैसे कि आप सभी ने बेसिकली जब आप लोगों ने फर्स्ट डे जब दीप आईएएस कोचिंग के बारे में कुछ पढ़ा होगा, कहीं पे कहीं किसी अपने फ्रेंड से सुना होगा या फिर और कहीं पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्टार्टिंग और द फ्रॉम द फीलिंग एप्लीकेशन, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और आज के दिन से जब आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कई छोटी-छोटी दिक्कतें आई होंगी। जैसे कि कहीं पे आपको कहीं कभी आपका फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा है, कभी आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे। देन फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म से लेके आज की पहले दिन की क्लास से लेके और आगे से आगे से अभी से आज जो आगे आपका सफ़र, जो आज पहला दिन है, जो शुरू हो रहा है आपका सफ़र यूपीएससी को लेके, तो टिल यूपीएससी सिलेक्शन तक ये कुछ कुछ छोटी छोटी दिक्कतें ये जो आती रहती हैं। बेसिकली दिस इज एन ओवरऑल एक्सपीरियंस। मैं आपको बताऊं तो दीप आईएएस कोचिंग में जो था, दीप आईएएस कोचिंग में टोटल ओवरऑल एप्लीकेशन जो आए थे दैट वाज अराउंड 850 एप्लीकेशन, 850 प्लस एप्लीकेशन आए थे। लेकिन आज हमारे साथ अभी आप अगर देखें करेंटली जुड़े कितने स्टूडेंट्स हैं, तो दैट इज टोटल अराउंड 96 टू 100 स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये जो 750 स्टूडेंट थे, ये जो 750 स्टूडेंट जो थे वो कहाँ चले गए? ये जो 750 स्टूडेंट क्यों अभी हमारे साथ नहीं है? बेसिकली जो मैंने कहा कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेके टिल अटेंडिंग द फर्स्ट क्लास, ये जो छोटी-छोटी दिक्कतें आती है ना, दैट शोज़ द वेरी रियलिटी कि जब कोई यूपीएससी सिलेक्शन करने की सोचता है, जब यूपीएससी में सिलेक्शन पाने की सोचता है, तो उसमें भी सेम प्रोसीजर कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेके जो छोटी-मोटी दिक्कतें आती जाती है आपके जर्नी में टिल सिलेक्शन, दैट दिस प्रोसीजर शोज़ द वेरी रियलिटी ऑफ दैट लाइफ, यूपीएससी लाइफ। तो ये मैं यही बताना चाह रहा था कि कई लोग जो थे वो 750 बच्चे उनमें खो गए। लेकिन आप सभी जो आज हमारे साथ अभी जो 100 कैंडिडेट्स जो जुड़े हैं, आप सभी ने सक्सेसफुली वो स्टेजेस, उन छोटी-छोटी दिक्कतों को पार करके आज जो वेरी फर्स्ट डे ऑफ क्लास है आपने अटेंड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेरी वेरी हार्टली कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू। और आज आपका जो फर्स्ट डे ऑफ यूपीएससी क्लास है, इसमें अभी हम काफ़ी कुछ डिस्कशन करेंगे। सर अभी हमको ज्वाइन कर चुके हैं, तो थोड़ी देर में आपका सर जो है जो आपके डाउट्स और जो स्टार्टिंग आपका कैसे हम लोग स्टार्ट करने वाले फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस, हम कैसे जाएंगे, ये सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। सारी क्लासेस हम करेंगे, कैसे कैसे कब कौन कौन सी क्लासेस होने वाली है, हाउ वुड बी योर एजुकेशनल सीक्वेंस, की कैसे सीक्वेंस में हम बढ़ेंगे बेसिकली। तो तो बेसिकली डॉक्टर सर, डॉक्टर प्रवीण सर, क्या आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं सर? Yes, Suraj. I welcome you वेरी गुड all. मॉर्निंग सर। Very good morning. सर Carry on, Suraj. मैं बढ़िया हूँ सर। Friends, I welcome you all to Deep Coaching and your sincere efforts that you have made. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दीप कोचिंग में, इस मिशन में जो हम लोग एक एजुकेशनल मिशन है जिसके लिए काम कर रहे हैं।
और आप उस मिशन के बराबर के स्टेक होल्डर्स हैं, ये समझते हुए हम आपको आज यहाँ इस प्रोसेस में जोड़ रहे हैं। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है, और उस महत्वपूर्ण डिसीजन के लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। साथ साथ आप लोगों को ये अपडेट भी करता रहूँगा कि किस तरीके की समस्याएं आपके सामने आएंगी। तो हम लोग सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है उसके बारे में बात करेंगे, दीप कोचिंग की बात करेंगे। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें हम ये बात करेंगे कि सिविल सर्विसेज कोचिंग, सिविल सर्विसेज होता क्या है। हमने वैसे इस विषय पर पहले भी बात की है, परंतु उसके साथ और विस्तार से हम इस चर्चा को करेंगे, दोहराएंगे अपनी बात को। दूसरा हम काम करेंगे कि दीप कोचिंग का आपके लिए क्या रोल होगा, और आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ टीचर क्या रहेंगी आपसे। तो इन सब पर आज हम लोग बात करेंगे, और ये जो सेशन है हम इसको इसी स्पीड से आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? यस सर। मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? यस सर। अब आप में से मैं कुछ से उम्मीद करूंगा, कुछ से अपेक्षा करूंगा, चाहूंगा कि आप में से कुछ, हमें सबसे सुनना तो शायद संभव नहीं होगा, आप में से एक या दो स्टूडेंट जो बताना चाहते हैं कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, जो भी आप में से बोलना चाहे। सर प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। मेरी आवाज आपको साफ आ रही है? हाँ अब आ। यस सर। ओके, देखिए कुछ बेसिक टेक्निकलिटीज के बारे में ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो टेक्निकलिटीज हमें यहाँ सामना करना होगा, जिनको हम फेस करेंगे। सबसे पहली टेक्निकलिटी हमारे साथ ये एक ऑनलाइन सिस्टम है। हम एक ऑनलाइन सिस्टम को इस्तेमाल करके ये काम कर रहे हैं, ये पढ़ाई करते हैं। तो इस ऑनलाइन सिस्टम को हमें वैल्यू करना पड़ेगा। जब तक ये कोरोना है, और शायद मेरे ख्याल से कोरोना के बाद भी सभी बच्चे यहाँ नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो जब तक ये कोरोना का समय चल रहा है, जब ये ऑनलाइन कोचिंग का दौर चल पड़ा है और ये रुकने वाला नहीं है, आगे की शिक्षा ऑनलाइन होने ही वाली है। और ऑनलाइन सिस्टम के अपने बहुत से फायदे हैं। हमारे साथ आज बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो दूर दराज इलाकों से होंगे, तमाम स्टेट से होंगे। तो ऐसे में ये जो सुविधा है, ऑनलाइन को हम एक सुविधा के तौर पर भी देखना चाहिए। एज एन स्टूडेंट ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है, एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है, इसको हमें वैल्यू करना होगा। उसको वैल्यू करते समय आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके लिए आपको एक मोबाइल फ़ोन, जो स्मार्टफोन ठीक ठाक क्वालिटी का, कोई आवश्यक नहीं है कि बहुत अच्छा आपको मोबाइल फ़ोन लेना है, पर एक मोबाइल फ़ोन और एक ठीक इंटरनेट कनेक्शन, इसमें आपको थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। परंतु आपका बहुत सारा पैसा, जैसे हम लोग जब रेगुलर 2020 तक जो रेगुलर कोचिंग चल रही थी, उस समय बहुत सारे स्टूडेंट दूर दराज के इलाकों से आके रहते थे। कम से कम 4 या 5 हज़ार रुपये का उनका महीने का खर्चा होता था, अपना रहने का, कमरे का, बेसिक फैसिलिटीज़ का। आज हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग की वजह से वो खर्च, बहुत से बच्चों के लिए वो खर्च भी बड़ा खर्च होता है, बहुत से परिवार नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे में ऑनलाइन आपको एक मीडियम देता है। परंतु जैसे पहले के समय में हम किताबों को वैल्यू करते थे, उनका महत्व समझते थे, उनमें इन्वेस्ट करते थे, ऐसे ही आज आपको इन टेक्निकल इक्विपमेंट्स में, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ में इन्वेस्ट करना ही होगा। और ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। हम लोग बहुत अच्छा मोबाइल ना भी लेना चाहें तो आज के समय में ठीक ठाक क्वालिटी के मोबाइल शायद 5-7 हज़ार रुपये से शुरू होकर चालू हो जाते हैं, बहुत बेसिक से। और अगर थोड़ा सा अच्छा लेंगे तो 8-10 हज़ार रुपये तक का फ़ोन, अच्छी क्वालिटी, ठीक ठाक क्वालिटी का फ़ोन आ जाता है, और जिससे हमारा ये सारा काम, हमारी ये सारी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। दूसरी रिक्वायरमेंट आपके इंटरनेट कनेक्शन होगी।
उसको जरूर इंश्योर करिए कि इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रहे। बहुत से बच्चे इन्हीं कारणों से, इंटरनेट ठीक ना होने के कारण से या मोबाइल ठीक ना होने के कारण से बीच में छूट जाएंगे। यदि आपको किसी भी तरीके की कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो कृपा करके आप हमें बताएं, हमसे जो कुछ बन पड़ेगा हम वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं इसका महत्व समझाना चाहूँगा, ये क्योंकि ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये बात आ गई, पर ये बहुत ज़रूरी है कि आपका मोबाइल अच्छा होना चाहिए। और जैसे आप बाकी चीज़ों में, आप ये सोचिए कि अगर आप पेड कोचिंग जाएंगे तो वहाँ पर करीब 1.5 से 2 लाख रुपया लगता था, और उसके अलावा वहाँ रहने का खर्च। आज के समय में हमारे पास ये बहुत अच्छी सुविधा है कि आप 5,000 का मोबाइल, और ऐसे भी आप अपने लिए कोई ना कोई मोबाइल लेने ही वाले हैं, चाहे आप पढ़ाई करें या ना भी करें। तो आप ठीक ठाक मोबाइल में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करिए, और इंटरनेट कनेक्शन में जो भी अच्छा डाटा पैक हो उसमें कंजूसी मत करिए कि 100-200 रुपया ये सस्ता आता है, ये महंगा आता है। आप थोड़ा हायर साइड में जिसमें आपके पास पर डे डाटा ज़्यादा अवेलेबल हो। आज के जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो ठीक ठाक प्लान ऑफर करते हैं। प्रीपेड में लगभग 600-700 रुपये में हमें 2.5-3 महीने का प्लान मिलता है, तो करीब 200 रुपये से ज़्यादा इंटरनेट का खर्च नहीं पड़ता, जिसमें आपकी कॉलिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। तो ये दो चीज़ों को मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि आप ज़रूर ध्यान रखें, पहले दिन से ध्यान रखें। एक दिन भी आपका डाटा रिचार्ज खत्म ना हो, ये इंश्योर करिए। 200 रुपये महीना कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने कैरियर के लिए हमें इतना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, करना ही चाहिए। अगर आप इतनी प्राथमिकता अपनी पढ़ाई को नहीं दे पा रहे हैं तो फिर थोड़ी सी समस्या है। अच्छा, हम अपने विषय पर आ जाते हैं कि हम लोग सिविल सर्विसेज की बात करेंगे। सिविल सर्विसेज का एग्जाम हम आज जो बात करने जा रहे हैं, सिविल सर्विस का एग्जाम। सिविल सर्विस के एग्जाम से पहले मैं आपको दीप कोचिंग का मेरा जो रोल होगा, इस कोचिंग का क्या रोल होगा, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होंगे कि सर हमें क्या देने वाले हैं, हमें मिलेगा क्या, हमें यहाँ एनरोल तो कर लिया गया है, अब हमें क्या प्राप्त होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ जो कोचिंग है, कोचिंग में हम जितना जर्नल स्टडीज़ का सिलेबस होता है, शायद मैंने उस दिन ये चर्चा आधी छोड़ दी थी, पहले सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। हम जनरल स्टडीज़ के महत्व पर आएंगे और वापस फिर चलेंगे कि जनरल स्टडीज़ हम क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहिए। मेरे को आपकी अपनी स्क्रीन आपको शेयर कर पा रहा हूँ, आपको दिखाई दे रही है? नो सर। अभी दिखाई दे रही है क्या? यस सर। जी सर, अभी भी Yes, sir. विजिबल Yes, sir. यस सर। हेलो सर, हेलो सर, बोलिए। हेलो सर, क्या सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। आप अपना माइक्रोफोन बंद कर दीजिएगा। अपने सवाल लास्ट में, जिसको भी अपने सवाल पूछने हो वो सवाल लास्ट में पूछ सकता है। इसके अलावा आपके अगर कोई भी सवाल है बीच के स्टेज में तो आप उसे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, चैट बॉक्स में आपका सवाल रहेगा। हमने सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर, आपकी साउंड बहुत कम आ रही है। डियर, आपकी साइड वो इंटरनेट का कनेक्शन है, आप उसको देखें। और सूरज, मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि कृपया करके बीच में अगर हो तो आप बीच में सभी को म्यूट कर दें, जो स्टूडेंट्स हो। जी सर। अच्छा, हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे। हमने ये बात की थी आखिर ये एग्जाम है क्या। ठीक है, खाली से नॉलेज तक मत सीमित रखिएगा, आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट होना है। तो जैसा सूरज ने भी इस चर्चा को जिस तरह से शुरू किया था, मैं उसी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। अगर आप ये सपना देख रहे हैं, आप जीवन में कोई भी सपना देखें, कोई भी चीज़ आप पाने की इच्छा रखें, तो उसको पाने के लिए आपकी इच्छा हो सकती है, परंतु जब तक उसके लिए आपका एक कंसिस्टेंट एफर्ट, लगातार चलने वाला एक एफर्ट नहीं होगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। और हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो हम मानते हैं कि ये दुनिया का, भारत का तो सबसे मुश्किल इम्तिहान है। तो इस मुश्किल इम्तिहान को आप यूं ही पास नहीं कर पाएंगे।
इसको पास करने के लिए आपका बहुत दृढ़ चरित्र चाहिए। तो ये आपके चरित्र का भी इम्तिहान है, तो अपने चरित्र में परिवर्तन कीजिए। थोड़ी सी समस्या आई, हमने चीज़ों को छोड़ दिया, ये फॉर्म नहीं फिल हो रहा, सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करिए। इस दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता। हमारे एफर्ट की कमी है, प्रॉब्लम की कमी नहीं है। हम किसी भी चीज़ का अगर लगातार लगे रहें, कोशिश करते रहें, तो हल पास कर सकते हैं। और ये बात यूपीएससी पर भी लागू होती है। यदि आप लगातार इसके लिए कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहेंगे, आपका जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा आपको खुद लगेगा कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। आदर्श ये सभी को म्यूट कर दें प्लीज। इसकी स्टेजेस 3 होती हैं, प्रीलिम, मेन, इंटरव्यू, ये आपको सभी को पता है। ठीक है, हमारा उद्देश्य एक सोशियो इकोनॉमिक गैप के लिए काम करना है। कैसे एजुकेशन को हम इंदर मेरे अंकल लीड मंगा रहे, तुम लीड दे। आपको इनको म्यूट कर देते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप बीच में बोलेंगे तो मुझे हो सकता है आपको रिमूव करना पड़े, क्योंकि सर मैंने कर दिया इनको। ठीक है सर, मैंने इनको म्यूट कर दिया है। और प्लीज सभी स्टूडेंट्स प्लीज सब एक डेकोरम बना के रखें। जब भी कुछ बोलना होगा सिर्फ तभी माइक अपना अनम्यूट करें, अदरवाइज प्लीज उस माइक को म्यूट रखें। अगर कोई स्टूडेंट तब भी फेल होता है तो काइंडली उसको रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, बातें हमने कर ली थी, हमने कुछ सवाल भी पूछे थे, हम इस पर चर्चा पर थे। हमने बात की थी सीएससी मेंस की। मैं बात सिर्फ करूंगा आज के दिन आप जो केवल एक विषय पर, वो है मेंस जनरल स्टडीज की। हम लोग जनरल स्टडीज को, बहुत से बच्चे, हमने पिछली बार भी ये बात की थी और दोबारा से दोहराता हूँ, जनरल स्टडीज का महत्व समझिए। जनरल नॉलेज भी हम उसे बोल सकते हैं, जनरल स्टडीज बोला जाता है यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में। जनरल स्टडीज का हमारे लिए बहुत महत्व है। हम अभी बात सिर्फ और सिर्फ करते हैं अपने इस सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए। हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, इन दोनों इम्तिहान में जो जनरल स्टडीज है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये आपके प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए, जिसे प्री का एग्जाम कहते हैं, बिना ये किए, मतलब ये सारा आधार है, एक सी सेट का एग्जाम है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके अलावा बाकी सारा आधार आपका जनरल स्टडीज है, जिसको जनरल नॉलेज आप बोलते हो, परंतु वो जनरल नॉलेज से थोड़ा सा अलग होता है। जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज में फर्क होता है। जनरल नॉलेज अनडिफाइंड है, जनरल स्टडीज डिफाइंड है। तो जनरल स्टडीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है प्री को पास करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे जो जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं 1 to 4, तो वो 1000 नंबर हमें इसमें से ही मिलते हैं। हम ऐसे, हमारा जो ऐसे है वो जनरल स्टडीज का पेपर होता है, हमारा इंटरव्यू जनरल स्टडीज का पेपर होता है। तो हमारे जनरल स्टडीज से हमें प्राप्त होता है करीब 1525 नंबर 2075 नंबर में से। ठीक है, मोर देन 75% ऑफ मेंस नंबर, जिनसे आपकी रैंक डिसाइड होती है और आपका एंट्री होना, यहाँ तक पहुँचना ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए संभव नहीं होता। तो यहाँ पहुँचना, ये दोनों चीज़ों में जनरल स्टडीज आपका रोल प्ले करती है। इसके अलावा जनरल स्टडीज आपको रोल प्ले करेगी, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे, वहाँ पर आपको जनरल स्टडीज आएगा ही आएगा। तो अगर आप कुछ और भी एग्जाम लिख रहे हैं, किसी भी प्रकार का एग्जाम लिख रहे हैं, वहाँ भी ये जनरल स्टडीज आपके काम आने वाला है। और इसीलिए जो जनरल स्टडीज होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा जो वाजीराम का जो कोर्स होता है, वो जो जनरल स्टडीज कराता है, जिस पैटर्न पे हमने ये जो क्लास है वो डिफाइन की थी, उस जनरल स्टडीज के कोर्स कराने के वो उस समय पर 2,25,000 रुपया चार्ज करता था बच्चों से, क्योंकि उसे पता है कि इसका महत्व क्या है, जनरल स्टडीज का महत्व कितना है। उसके लिए वो उस 2019 की बात शायद मैं कर रहा हूँ, 2019 तक 2,25,000 रुपया चार्ज करता था, या शायद 2,40,000 रुपये। तो लगभग जितनी कोचिंग्स हैं
वो मेनली फोकस करती हैं जनरल स्टडीज पर। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके बहुत से बच्चों की चिंताएं होती हैं। अब मेरा कहना यहाँ पर ये रहता है, सभी को मैं एक ही सलाह दूंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता है, परंतु आज के समय एक अच्छी बात यह है कि केवल एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है। और अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई की है, आपने मेहनत की है अपनी ग्रेजुएशन में, तो आपको ये चैलेंज नहीं आना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन में अपना विषय पढ़ा है, ऑनर्स किया है, या जो जिस भी तरीके से आपने ग्रेजुएशन किया है, आपको यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और साथ साथ आप जब जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं, जनरल स्टडीज के अंदर भी कई सब्जेक्ट हैं जिनको एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जा सकता है। जैसे सोशियोलॉजी बहुत अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट माना जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट माना जाता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सभी अच्छे ऑप्शनल सब्जेक्ट माने जाते हैं किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो, आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड से अगर आप आते हो तो ये आपके लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बन सकता है। और यदि आप उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेते हैं तो आपका जनरल स्टडीज भी कंप्लीट होता है, साथ के साथ आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तैयार होता है। ये बात उन स्टूडेंट्स पर लागू होती है जो साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, मेरा उनसे निवेदन ये रहता है कि भाई आप अपने सब्जेक्ट को, जो आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा या मास्टर्स में और उसको एक्सटेंसिवली पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट को आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखो, ताकि आपको मेहनत कम करनी पड़े। आपकी ज़्यादा मेहनत जनरल स्टडीज़ के लिए रहनी चाहिए। अगर आप जनरल स्टडीज़ के लिए बराबर मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि इनमें से हर एक बच्चा, कोई भी अच्छे से अच्छा बच्चा किसी ना किसी विषय में ज़रूर कमज़ोर होता है। इकोनॉमिक्स हो सकती है कि आप, हो सकता है कि आप हिस्ट्री को जानते होंगे, अगर आप हिस्ट्री जानते होंगे तो आप ज्योग्राफी नहीं जानेंगे, आप ज्योग्राफी जानेंगे तो आप पॉलिटी और हिस्ट्री नहीं जानेंगे, अगर ये भी जानेंगे तो इकोनॉमिक्स बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, इकोलॉजी और जनरल साइंस बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, या इंटरनेशनल जो विषय लगभग हमारे स्कूलों में या किसी लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता, वो है इंटरनेशनल अफेयर्स। हमारी जानकारी इंटरनेशनल अफेयर्स के मामले में बहुत कम होती है। हम बहुत सुपरफिशियल चीज़ों को जानने के अलावा ज़्यादा नहीं जानते इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, उनके महत्व के बारे में। तो इसलिए हम जनरल स्टडीज़ में इन सब्जेक्ट को थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो तैयारी करते हैं और उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, ये कोचिंग का मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाने का केवल और कुछ नहीं है, केवल ये है कि मेरी जो नॉलेज है, मुझे जो कुछ आता है आप तक ट्रांसफ़र कर सकूं, और साथ में आपको बेसिक गाइडेंस, जो बच्चे वो कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, 2.5 लाख रुपया नहीं दे सकते अपनी जिस भी कारण से, उनको बेसिक गाइडेंस, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम नंबर 1 आपकी गाइडेंस पे डिपेंड करता है, आपकी कोचिंग पे डिपेंड करता है। कोई यदि आपको सही सलाह देने वाला होगा, सही तरीके से ट्रेन करने वाला होगा, तो आपका रिजल्ट अलग हो जाएगा। यदि आप सेल्फ से ट्रेन होंगे, ऐसा नहीं है कि सेल्फ से कोई ट्रेन हो नहीं सकता, वैसे आज के समय में सेल्फ ट्रेनिंग होती नहीं है, परंतु फिर भी अगर आप सेल्फ से ट्रेन होने की कोशिश करेंगे, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल कर जाएंगे, जिस भूल को आप 2 या 3 साल बाद रियलाइज करेंगे, और तब तक आपका ज़्यादातर समय निकल चुका होता है। तो इसलिए मैं ये जो एफर्ट है वो करना चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि आप इससे जुड़े, समझें। यहाँ पर पढ़ाई की बात नहीं है, हम लोग जो करेंगे, जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई बुक से नई चीज़, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बताने की कोशिश होगी। ये सब चीज़ें लगभग किताबों में, मटेरियल में मिल जाएगी, पर उनको एक साथ लाकर, एक पैकेज में बनाकर, और आपकी इंडिविजुअल डिफ़िकल्टीज को समझकर उसे एड्रेस करने की कोशिश होगी। तो हम लोग जो जनरल स्टडीज़ में पढ़ेंगे, दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि हमारे सोशल इश्यूज़ और नेशनल इवेंट्स, तो इसीलिए हमारे सोशल इश्यूज, सोशियोलॉजी इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा समाज कैसे काम करता है, सामाजिक हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, हमारी सामाजिक समस्याएं क्या हैं,
तो इसलिए हमारे को सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल इवेंट्स, आप जब भी कोई चीज सोचें, अपने आसपास देखें, उसको सोचें, अपने भीतर लेकर आए। खाली ये सोच के ना रह जाए कि हमारी एक सामाजिक समस्या है, अपना एक पर्सपेक्टिव डेवलप करें। उम्मीद है सभी बच्चे यहाँ पर्सपेक्टिव शब्द का मतलब समझते हैं। अपना खुद का ये ना सोचें कि किताब में लिखा हुआ है ये चीज, हमारी सामाजिक समस्या फलानी है, हमारी महिलाओं के सब प्रश्न ये है, शिक्षा में दिक्कत है, तो हम क्या करना चाहिए, हमने किताब पढ़ी, किताब में जो लिखा था वो हमने रट लिया। रटना सिविल सर्विसेज के लिए खतरनाक है। रटना ठीक है, एक हद तक आपको चीजें जो भी अब तक बताई गई हैं वो जाननी होंगी, अन्य विद्वानों ने उस विषय पर क्या बोला है, अदर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, परंतु अपने लेवल पर आपको एक सोशल रिसर्चर बनना होगा। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। आपको जहाँ भी जो भी समस्या दिखती है उसके बारे में कुछ देर बैठ के ठंडे दिमाग से सोचिए कि इसका क्या हल हो सकता है। और ध्यान रखिए, अगर जो अभी तक कही गई बातें वो सही होती तो उसका हल हो चुका होता, उसका हल नहीं हुआ है, वो हल आपको ढूंढना है। आपसे एक्सपेक्टेड है एक्सक्यूज मी, आपसे ये उम्मीद है कि आप समाज की, देश की समस्याओं का कुछ हल ढूंढेंगे, अपने जिले की। इसीलिए जो इंटरव्यूज हुए, जो हमारी चर्चा होती है, हमने कोशिश किया है आपकी समझ को समझने की, कि आप कितना गहराई से विषय को समझते हैं। ये सारे विषय हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हम ये सारे सब्जेक्ट, जितने ये सब्जेक्ट यहाँ लिस्टेड हैं, इन सबको करेंगे आपके साथ जनरल स्टडीज में। आप में से कईयों का सवाल ये हो सकता है कि सर करंट का क्या होगा। जो भी विषय है जनरल स्टडीज के, उनको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। स्टैटिक हिस्सा, एक हिस्सा वो होता है जो ऐसा हिस्सा जो स्टैटिक हिस्सा कहा जाता है, जिससे हम जिस भी चीजें फैक्चुअली हमें जाननी होती हैं कि ये इसके फैक्ट्स हैं। किसी भी विषय को पढ़ेंगे हम, अगर किसी सामाजिक समस्या की बात करें, किसी राजनीतिक समस्या की बात करें, या किसी आर्थिक सवाल की बात करें, उसका एक पर्सपेक्टिव होता है। तो हमारे सामने दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, एक है स्टैटिक, ठीक है, दो पार्ट होते हैं किसी भी विषय के, स्टैटिक एंड करंट, ठीक है। तो ये दो हिस्से होंगे, हम किसी भी विषय की बात कर लें, इवन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट ऐसा लग सकता है कि इसमें क्या स्टैटिक हो सकता है, या हिस्ट्री फॉर दैट मैटर, ठीक है। हिस्ट्री में क्या करंट हो सकता है, परंतु हर विषय में करंट होता है, ज्यादा या कम हो सकता है, परंतु कम या ज्यादा होता है। स्टैटिक का मतलब है जो चीज स्थायी है, जो फैक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनमें ज्यादा तब्दीली नहीं हो रही, और करंट जो हाल के समय में हुआ है। करंट के लिए हमें ये जानना होगा, सबसे पहले हमें बेसिक स्टैटिक पार्ट को कवर करना होगा। जब तक ये स्टैटिक पार्ट नहीं करोगे, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ स्टैटिक और करंट का, अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, आपको मैंने सवाल पूछा सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स, सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या आज की करंट स्थिति क्या है। आप इस सवाल को तब तक एड्रेस नहीं कर सकते जब तक आपको इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ना पता हो, जब तक आपको ये ना पता हो कि ये बना कैसे था। आपको ये जानना जरूरी होता है कि ये बना कैसे था, तभी आप इसको कर सकते हैं, तभी आप इस करंट क्वेश्चन को एड्रेस कर पाएंगे। तो ये करंट और स्टैटिक का फर्क है। हम लोग शुरुआत में, हम लोग जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो शुरू में केवल फोकस करेंगे स्टैटिक पोर्शन को, ठीक। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं, एक बार जब बेसिक समझ जाएंगे, जब हमें बेसिक्स आ जाएंगे, तब हम चलेंगे करंट पर। तो करंट का हिस्सा हम करेंगे बाद में, अभी हम अपनी बेसिक नॉलेज को बेहतर कर लें।
तो ये सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। साइंस, इकोलॉजी, ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी एनलिस्ट करना चाहूँगा, देखो ये इंटरनेशनल, ये हिस्ट्री जो है ये अच्छा सब्जेक्ट लग सकता है बहुतों को, ज्योग्राफी, परंतु ये सब्जेक्ट पॉलिटी, ये सब्जेक्ट रिलेटिवली बड़े हैं। हम लोग, बहुत लोगों का, हमारा भी जब हम तैयारी करना शुरू किए थे तो ऐसा विचार था कि भाई 2-3-4 सब्जेक्ट बहुत बढ़िया से कर लेते हैं, 9 सब्जेक्ट आते हैं, छोड़ दो इंटरनेशनल, ठीक है पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, 4 सब्जेक्ट कर लेते हैं, इसमें पूरे के पूरे 100% नंबर ले आएंगे, और 100% नहीं आएंगे तो 90 तो आ ही जाएंगे, हम इतनी तैयारी करके चलेंगे तो हमारे बाकी के कंपनसेट कर देंगे। ये विचार हम में से बहुतों को आ सकता है, किसी को ये विचार, तो अगर आपके मन में ये विचार है कि आप 4 सब्जेक्ट में 90% स्कोर करेंगे तो आप बहुत बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। आप अच्छे से अच्छा बच्चा भी, उस विषय का टीचर, उस विषय का ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसका प्रोफेसर भी उस विषय को, उस विषय में यूपीएससी में 60 या 65% से ज्यादा स्कोर करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। 65% नंबर, अगर मान लीजिए 100 नंबर होते और हम खाली इंटरनेशनल की, तो इसमें 65 नंबर लाना भारी पहाड़ होगा। तो इस भारी पहाड़ की बजाय आपको हमेशा ये अप्रोच लेनी होगी कि 9 सब्जेक्ट है, 9 के 9 सब्जेक्ट मैं करूंगा। कोई सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है कि मैं हिस्ट्री में स्ट्रांग हो सकता हूँ, इंटरनेशनल में स्ट्रांग हो सकता हूँ, ज्योग्राफी में एवरेज टाइप का हो गया, पॉलिटी थोड़ा मेरा कमजोर है, पर ठीक है, मैंने छोड़ा कुछ नहीं है। ध्यान मुझे ये रखना है, मुझे एक विषय भी नहीं छोड़ना है। इकोलॉजी, ये सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं जो बहुत आसानी से नंबर देते हैं, और एक ये सब्जेक्ट इकोनॉमी, इकोनॉमी ज्यादातर स्टूडेंट हमारे, जो खासतौर में आर्ट या साइंस दोनों बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमी को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। उन्हें लगता है इकोनॉमी क्या है, पर इकोनॉमी हमारे करंट का, इकोनॉमी से आप ये समझो, अगर आपका इकोनॉमी अच्छा है, आपका 40% यूपीएससी का सिलेबस आपने कर लिया, क्योंकि इकोनॉमी आपके इंटरनेशनल रिलेशन को अफेक्ट करती है, इकोनॉमी आपकी पॉलिटी को अफेक्ट करती है, इकोनॉमी आपके नेशनल इवेंट्स को अफेक्ट करती है, इकोनॉमी आपके सोशल इवेंट्स को अफेक्ट करती है। तो इकोनॉमी एक बहुत, और इनफैक्ट एक हद तक वो इकोलॉजी को, तो इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कॉमन प्लेटफॉर्म देता, और दूर से सब्जेक्ट ये ऐसा लगता है कि भाई ये तो मेरी समझ में नहीं आ सकता। इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, ये शब्द को सुनते ही बहुत सारे लोग ये छोड़ के भाग जाते हैं, अरे छोड़ो इसको, सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें रहने देंगे, बाकी को कर लेंगे। ये अप्रोच हम नहीं लेंगे, हम हर सब्जेक्ट को 100% देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट मेरा 100% हो जाएगा, कोई सब्जेक्ट मेरा 90 हो जाएगा, कोई मेरा 80 हो जाएगा, पर मैं छोड़ के कोई नहीं जाऊंगा, ये ध्यान रखना है हम सबको। चलो, तो ये हमारा जनरल स्टडीज का इम्पोर्टेंस है। जनरल स्टडीज की इम्पोर्टेंस के बाद हम फोकस करेंगे, ये बेसिक कुछ चीजें हैं। मैं ये कहूँगा कि जब हम इस कोचिंग में आए हैं तो एक बात को हम सबको ध्यान रखना है कि कोचिंग आपको फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई वो नहीं, बट कोचिंग विदाउट एक्सपेक्टेशन नहीं है, अपेक्षाएं हैं। वो अपेक्षाएं कैसी अपेक्षाएं हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपेक्षाएं क्या हैं। हम आपसे उम्मीद जरूर रखते हैं कि आप कुछ चीज़ों पर खरे उतरें। उसमें पहली चीज़ ये होगी कि हम लोग अपने अधिकार को, बहुत सारे स्टूडेंट है कि सर मैंने फॉर्म भर दिया तो मेरे पास की कॉल नहीं आई, वो नहीं हुआ। मैं कहूँगा आपको अपनी जिम्मेदारियों का भी वहन करना होगा। हम जैसे अपने संविधान की बात करें तो हम संविधान में ये तो सोचते हैं कि मौलिक अधिकार मेरा क्या है, मेरे साथ उसने ऐसा गलत बोल दिया, मैं उसके ऊपर केस कर दूंगा, फला आदमी मेरे लिए ऐसा गलत किया, पुलिस ने ये किया, कुछ भी ऐसा होता है। हम अपने अधिकारों के प्रति बड़े सजग हैं, सरकार ये नहीं कर रही, व्यवस्था में ये नहीं हो रहा, तो हम ये सवाल उठाने में बहुत सजग हैं, होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको अपने अधिकारों के लिए मांग नहीं करनी चाहिए। परंतु साथ साथ
अधिकार, हमारे कोई भी अधिकारी, बहुत फेमस सेइंग है, राइट्स कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स कम विद ड्यूटी। तो अधिकार हमेशा एक कर्तव्य के साथ आते हैं, तो अपना कर्तव्य जरूर समझना है हमें। कोचिंग के अंदर है, कोचिंग भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखती है, तो आपको वो कर्तव्य पूरे करने हैं। देश के अंदर, समाज के अंदर जहां आप रह रहे हैं, उस समाज में आपके बहुत से अधिकार हैं, परंतु आपके कर्तव्य भी हैं। तो हमें ये कर्तव्य समझने हैं कि हमारे, कम से कम मैं ये उम्मीद रखता हूं कि हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों को समझेंगे। जो संविधान में आर्टिकल 51A में जो प्रावधान दिए गए हैं, उनको हम समझेंगे और उनके लिए काम करेंगे। ये हमारे व्यवहार में हुई होना चाहिए, ये हमारे चरित्र में हुई होना चाहिए, तभी आप सिविल सर्विस के एक बेहतर एस्पिरेंट भी बन पाएंगे। आप सक्सेसफुल तभी हो पाएंगे जब आप अपने इस चरित्र में ये बदलाव लेकर आए। इन बदलावों की बात करेंगे हम किसी और दिन, क्योंकि आज मैं नहीं चाहता कि ये लंबा विषय है, इस पर अभी हम बात करें, आराम से किसी दिन करेंगे। आज आपकी पहली क्लास है, तो मैं आपको ज़्यादा भी बोर नहीं करूँगा, डराऊंगा नहीं। अब मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपके कुछ सवाल होंगे, कुछ बुनियादी बातें आप पूछना चाहते होंगे कि सर ये कैसे होगा या वो कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो आपके सवाल कॉमन सवाल हैं, तो उन पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारे कॉमन सवाल क्या है। हम बात करेंगे कोचिंग के, कि कोचिंग से हमें किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रहेंगी। कोचिंग में जो क्लास है वो आपकी नियम से, जो हमारा ये ऑनलाइन सिस्टम होता है, इसके कुछ अपनी समस्याएं, कुछ अपने लिमिटेशंस होते हैं। तो उन लिमिटेशन को समझते हुए हमें भाग लेना है, काम करना है। मैं जो स्क्रीन पर लिख रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। No, sir. नो सर। नो सर। पहले जब लिख रहा था तब दिख रहा था? नो सर। यस सर। यस सर, पहले दिख। तब दिख रहा था। सर अभी आपकी स्क्रीन विजिबल ही नहीं है। हाँ, वो मैंने अपनी स्क्रीन बंद कर रखी है, अपनी स्क्रीन ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलो ये, हाँ ये होगी नहीं। बस। ठीक है, तो कहाँ है वो लैब वाले? काइंडली लैब तो खुल गई होगी। हटा देंगे क्लास से स्टूडेंट्स। हैं? सभी लोग ये सब बेसिक चीजों को, बेसिक कर्टसीज को ध्यान रखें, बेसिक डेकोरम को ध्यान रखेंगे। हम कोचिंग में आपके लिए के बेसिक टाइमिंग क्या होंगे, वैसे तो ये सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस की गई हैं। हमारी जो क्लास का टाइमिंग रहेगा वो सुबह 8:09 बजे तक नॉर्मली वीकडेज में रहेगा। वीकडे बोलते हैं तो हम वेडनेसडे से लेके फ्राइडे तक आपकी क्लास जो होगी वो 8 बजे से लेके सुबह 9:30 बजे तक। मैं चाहता हूँ इसको 7:30 बजे बाद में कर दूँ, पर अभी मैं चाहूँगा कि इस समय को 8 ही बजे रखते हैं। बाद में देखेंगे, ज़रूरत होगी तो टाइम हम चेंज कर सकते हैं। सैटरडे संडे जो आपका टाइम होगा वो आपका टाइम 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है अपनी क्लास के टाइमिंग को। दूसरी चीज़, आपकी अटेंडेंस। हम आपसे 100%, मुझे आपसे 100% अटेंडेंस चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कोई हमारे को 2 स्टूडेंट पढ़ाने पड़े, कोई समस्या नहीं है, परंतु जो स्टूडेंट आए ही शुड बी और शी शुड बी 100% सिंसियर। तो आपसे 1% की रियायत की उम्मीद नहीं है। 100% अटेंडेंस पर टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो सकती। हो सकता है कभी आप बीमार हो जाएं, कोई आपका ज़रूरी इम्तिहान हो, तो आप छुट्टी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप छुट्टी नहीं ले सकते, आप लीव मांग सकते हैं। लीव लेने के लिए आपको एक ऑनलाइन, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
कैसे करना होगा वो मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, अन्यथा ये माना जाएगा कि नहीं आप जो है क्लास नहीं कर रहे हैं। इस ऐप से हम रेगुलरली आपकी अटेंडेंस देखेंगे और आपके साथ बराबर शेयर भी करेंगे कि आपकी अटेंडेंस कितनी चल रही है। तो अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपने लिए मेहनत नहीं करना चाह रहे तो हम आपके लिए आपकी सहायता ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। आपको अपने लिए जागरूक होना पड़ेगा, आपको सबसे पहले सेल्फ कॉन्शियस होना है, तो वो आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी अपेक्षा जो है मेरी ये कि आप बेसिक व्यवहार, अपने चरित्र का व्यवहार जो आपको होना चाहिए वो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि सामान्य अच्छे व्यवहार, आप महिलाओं का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का साथ दें, ये सारी बुनियादी चीजें आप करेंगे। एक दूसरे के ओपिनियन का भी सम्मान करें। हो सकता है आपका मत किसी दूसरे के मत से भिन्न हो, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा ओपिनियन अलग अलग है तो हम आपस में एक दूसरे का सर फुटबॉल करने लग जाए। हम किसी भी तरीके से महिलाओं का अपमान नहीं करेंगे। जाति, देखिए जाति के कंसेप्ट से आपको ऊपर उठना होगा सभी को, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, आप किसी भी अमुक जाति का हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं होना है, पर हमें ये चीज को खत्म करना है, लिंग भेद को खत्म करना है। हमारा जो काम होना चाहिए, अगर हम एक बेहतर देश, बेहतर समाज बनाना चाह रहे हैं तो हमें ये जो भेदभाव है, चाहे क्षेत्र का हो कि रीजन वाइज कि भाई फलाना व्यक्ति वहां से, तो आपको किसी भी प्रकार से हर व्यक्ति का एक दूसरे का सम्मान करना है। हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे, ये एक बात को समझ के चलना है। आपको लगातार असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, क्लास में कुछ कुछ असाइनमेंट होंगे। वो असाइनमेंट के लिए हमारा एक ऑनलाइन सिस्टम एग्जिस्टिंग है, एक नया बना रहे हैं जो ज्यादा इंटरैक्टिव होगा। हमारा जो सिस्टम होगा ज़्यादा इंटरैक्टिव होगा। जो भी स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ ध्यान रखें, मैं उनको म्यूट कर रहा हूँ, इसके बाद अगर आप अनम्यूट करेंगे तो मैं आपको रिमूव कर पाऊंगा, ठीक है। तो आपको अपने असाइनमेंट विद इन टाइम फ्रेम वो पूरे करने होंगे। आपको असाइनमेंट्स के अंदर में टॉपिक्स दिए जाएंगे, वो आपको लिख कर देने हैं। मैं हर एक स्टूडेंट से एक उम्मीद रखता हूं कि आप एक सामाजिक विषय पर एक रिसर्च पेपर लिखेंगे। कम से कम आपको 1 महीने के भीतर में, ठीक है। हम यहाँ खाली एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप सभी को, हर एक स्टूडेंट को एक मौलिक रिसर्च करनी है किसी भी सामाजिक समस्या पर। जो आपको ठीक लगे आप उसे करिए और आपको 1 महीने के भीतर में ये मुझे देना होगा कि सर मैं इस विषय पर ये रिसर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस विषय को जानने की, समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा 1 पेज या 2 पेज का बेसिक फ्रेमवर्क है कि मैं आगे इस रिसर्च को कैसे ले जाऊंगी। तो आपको एक बेसिक रिसर्च जरूर करनी है। इसके साथ में आपको, अगर देखिए जो इंस्टीट्यूशन है उसको बेहतर करने में, इसको बेहतर करने में, से इम्प्रूव करने में, ठीक है, इसको आपको सपोर्ट करना होगा। आपको कुछ हो सकता है हम आपसे ये एक्सपेक्ट करें कि भाई आप कुछ हमारे अगर कहीं सोशल मीडिया पर आप हमारी बात को शेयर कर सकते हैं तो कृपया उसे कर दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, पर कभी कभार आपसे ये कुछ उम्मीदें होंगी कि आप भी बदले में, देखिए ये कोचिंग में एक ध्यान रखिएगा, इट्स ऑल गिव एंड टेक तो सही शब्द नहीं होगा, परंतु पारस्परिकता, म्यूचुअलिटी, हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे। कोचिंग आपके लिए काम करेगा, आप कोचिंग को बेहतर करने के लिए, उसे बेटर बनाने के लिए काम करेंगे, ये आपसे एक्सपेक्टेड है। पारस्परिकता बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं सर ये तो मेरा काम नहीं था। हम आपको कुछ कुछ इस तरीके के असाइनमेंट देंगे जिसमें कि आपको
प्योरली, जिसमें जो एकेडमिक असाइनमेंट नहीं होंगे, आपको समाज में कुछ करना है। हमारे को व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करना, पर सामाजिक रूप से हमें कुछ सहयोग करना है। और उस सहयोग में ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका छोटा मोटा प्रमोशन, ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रमोशन किए, पर छोटा मोटा, कभी महीने में एक आध छोटा, कि भाई ठीक है आप अपने साथ के लोगों को मैसेज कर सकते हैं, आप कुछ अन्य लोगों को मैसेज कर सकते हैं, आपको किसी और तरीके की सामाजिक जिम्मेदारी दी जा सकती है और आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप उसको पूरा करें, ताकि आपकी सामाजिक सहभागिता बराबर बनी रहे। तो ये हमारी दूसरी चीज रही। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि आपको कोचिंग के जो वेरियस सिस्टम है वो क्या क्या है। आप में से कुछ को आइडिया होगा, काफियों ने शायद नहीं देखा है, तो उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे हम इस पर काम करते हैं, कहाँ आपको लीव एप्लीकेशन डालनी है, किस किस तरीके से आप इस वेबसाइट को, ये वेबसाइट उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। वेबसाइट है दीप, जो आपकी कोचिंग का नाम है, .den power.org। ठीक है, ये हमारी जो कोचिंग है इसकी वेबसाइट है, हम सब स्टूडेंटों की वेबसाइट्स है। यहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। अगर आपके मन में कोचिंग से रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक बार जाके यहाँ जरूर पढ़ लेना। ये थोड़े पुराने हो सकते हैं, कुछ अपडेशन की ज़रूरत हो सकती है, परंतु सभी स्टूडेंट जो है इसको जरूर पढ़ लें कि कोचिंग क्या है, क्यों चलती है, क्या क्या हम इसमें करेंगे, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि ये कोचिंग है क्या, ताकि हमारा और आपका, ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों, FAQs हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल हैं। अगली जो चीज आ जाती है जो आपके रिलेवेंट है वो है ये ऑनलाइन क्लास। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, जितना हमारा ऑनलाइन क्लासेस का स्टडी मटेरियल होगा वो आपको इस वेबसाइट के जरिए से, इस पेज के जरिए से, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए से मिलेगा। हर विषय का अलग अलग सेक्शन है। लेट्स से इंटरनेशनल रिलेशन हमने किया, कुछ अपडेटेड है, कुछ अपडेटेड नहीं है, उसे अपडेट होने की आवश्यकता है। तो जिसे अपडेट होने की आवश्यकता है उसे हम अपडेट कर देंगे समय से, परंतु जो हिस्सा अपडेटेड है वो आप कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल अफेयर जहाँ से हम करेंगे, इसलिए आप यहाँ से पढ़ाई भी शुरू कर सकते हैं। हम जो क्लासेस में शुरू करेंगे, सबसे पहली क्लास हम इंटरनेशनल अफेयर से करेंगे और आगे का शेड्यूल हम आपको भेजेंगे। ये इंटरनेशनल अफेयर्स है, कौन कौन से हमारे ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में मौजूद हैं। चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। इसके नोट्स हिंदी में भी उपलब्ध है, तो आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये अगला लेसन की कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या क्या रोल है, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। हिंदी भाषा की एक समस्या थोड़ी हो सकती है, क्योंकि ओरिजिनली नोट्स इंग्लिश में थे और इनको ट्रांसलेट किया गया है, तो छोटी मोटी इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेशन इश्यूज छोटे मोटे आ सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास ये इंटरनेशनल के इस विषय के नोट्स हैं, और आप सभी लोग इनको अभी से पढ़ना, आज से ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आज ही से पढ़ना शुरू कर नहीं सकते, कर दीजिएगा। इसके अलावा हम में से बहुतों को सवाल हो सकता है कि सर मैं और क्या पढूं, और क्या किताब हो सकती है। तो यहाँ पर ये रिकमेंडेशन, हमारी तरफ से क्या क्या रिकमेंडेशन है, जो आपसे एक्सपेक्टेशन है। नंबर 1, आप कोचिंग के नोट्स पढ़िए। नंबर 2, 12वीं क्लास की, इंटरनेशनल के लिए 12वीं क्लास की ये कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स NCERT बुक है, ये आप खरीद लीजिए। UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जरूर खरीदने हैं, जरूर करने हैं। लगातार अलग से मेरा एक मॉड्यूल भी है, वो भी आपको अभी दिखाते हैं। ठीक है, कोचिंग का एक मॉड्यूल है तो वो भी दिखाते हैं, पर उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। कुछ अच्छे पब्लिशर हैं, शायद अरिहंत है, दिशा है, जिनके ये क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, आप उन्हें खरीद लीजिए। जो जो चैप्टर पढ़ते जाएं, जो जो सब्जेक्ट पढ़ते जाएं, उसके क्वेश्चन साथ साथ करते जाइए डे 1 से। अखबार आपको नियमित रूप से पढ़ना है,
रिकमेंडेड अखबार हिंदू है, इसको ये सभी की जानकारी में होगा। इंग्लिश में द हिंदू अखबार सबसे अच्छा अखबार है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको पढ़ना चालू कीजिए। इसके अलावा आप राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, यहाँ पर लिंक भी पड़ा हुआ है राज्यसभा टीवी का, आप यहाँ भी जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और खास तौर में जो पुराने, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आपको राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को फॉलो करना चाहिए, ये आपके पास होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप गूगल सर्च, अदर ऑफिशियल, जब आपको कोई स्टडी मटेरियल कुछ भी पढ़ना है, कुछ जानना है, तो कोशिश करनी है कि सरकारी वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, उनको फॉलो करना है। सरकारी वेबसाइट कैसे पता चल सकती हैं? सरकारी वेबसाइट की एक खासियत होती है कि ज़्यादातर सरकारी वेबसाइट gov.in पर ख़त्म होती है या nic.in पर ख़त्म होती है। अगर वो वेबसाइट .com है ना, .com इस तरीके, या org वेबसाइट हो सकती है। तो हमारे को जो मटेरियल फॉलो करना है, नेट कैसे सर्च करना है, ये हम लोग एक दिन अलग से करेंगे चर्चा, कि आपको पढ़ाई के लिए कोई भी चीज़ आज के समय में बहुत अच्छी सुविधा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गूगल सर्च भी कैसे करना है, ये भी हम किसी क्लास में वो करेंगे। तो ये हमारी जो है वेबसाइट है, जिसमें सारे विषय बारी बारी यहाँ पर लिखे होंगे। यहाँ मटेरियल, इसका कंटेंट करंट का हो सकता है, कुछ में आपको मटेरियल ना भी मिले क्योंकि कुछ अपडेटेड नहीं है। तो जहाँ जहाँ होंगे, हम क्लास के साथ कम से कम कोशिश करेंगे कि आपको ये मटेरियल मिलता रहे। तो ये हो गया हमारा ऑनलाइन क्लास का मटेरियल सेक्शन। इसके बाद अगले सेक्शन पे आते हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं। हमारे लाइव क्लास, कुछ स्टूडेंट्स का पूछना है कि सर हमारी लाइव क्लास कैसे चलेगी, क्या कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, पर इसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम दूसरे एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे होपफुली, अगर वो बन गया तो। वो बन नहीं पाया है, ये हाईटेक सिस्टम है। उस हाईटेक सिस्टम को करने के लिए हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम इतना बजट अफोर्ड कर सकें। रिकॉर्डेड क्लासेस, पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस जो हमारी आज की क्लास होती है, हम 1-2 दिन में उसको डाल देते हैं वेबसाइट के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। तो यहाँ पर आप रिकॉर्डेड क्लास फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये YouTube के लिए लिंक है, यहाँ पर जाकर जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, यहाँ आपको मिल जानी चाहिए। जो भी IAS की पुरानी, हमारी ये पुराने बैच की क्लासेस हैं, अभी की नहीं है। तो ये पुराने बैच की जो क्लासेस हैं, और आपको आधी से ज़्यादा क्लासेस नहीं मिलेंगी क्योंकि ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम दिसंबर के बाद शुरू हुआ था। इसके बाद हम अपना क्या, तो ये हमारा सेक्शन हो गया रिकॉर्डेड क्लास का। ऑनलाइन टेस्ट, ये ऑनलाइन टेस्ट मॉड्यूल भी यहाँ से शिफ्ट हो गया है, तो इसलिए मैं यहाँ आपको नहीं बता रहा हूँ। स्टूडेंट कॉर्नर है, आप सभी से हमें अपने बारे में राय जरूर चाहिए होगी कि आप क्या सोचते हो। जब से ये ऑनलाइन कोचिंग हुई है, तब से मैं बहुत मिस करता हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती। जब आमने सामने हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, हमारा कनेक्शन लेवल बहुत अलग होता है। परंतु फिर भी आप सभी स्टूडेंट से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग कनेक्ट रहिए। फ़ोन में वो कहूँगा कि फ़ोन आप ना करें तो अच्छा होगा। कोई बहुत ही एक्सीजेंसी हो तो ही फ़ोन करें। व्हाट्सएप मैसेज इस्तेमाल करें पर्सनली कांटेक्ट करने में, सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए। और ये फैसिलिटी केवल सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए है। कोई अगर आप नॉन सिंसियर स्टूडेंट हैं, क्लास अटेंड नहीं करते हैं, तो मेरा रिस्पॉन्स भी वैसा ही रहेगा जैसा आपका क्लासेस के प्रति है। पर अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ाई संबंधी कोई भी समस्या है, कोई टॉपिक है, कुछ भी है, तो आप मुझे उसके बारे में बताएं। मैं फ्री हूँ, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध हूँ, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, एक मैसेज करेंगे तो अच्छा है। 250 बच्चे, अगर सभी 250 के 250 कॉल करने की सोचेंगे, तो अगर मैं सबको 5-5 मिनट भी बात करूं, तो शायद 24 घंटे में आपकी कॉल्स अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए कॉल्स अटेंड करना, कॉल्स लेना मुश्किल होता है। आप मैसेज करें, हम जितना जल्दी होगा मैं रिस्पॉन्स करूँगा।
ये स्टूडेंट कॉर्नर है और इसी कॉर्नर में, स्टूडेंट कॉर्नर में, यहाँ ये परफॉर्मा है। अदर चीजें आप खुद भी देख सकते हो, पुराने साल के पेपर्स वगैरह भी यहाँ लगे हुए हैं। आपको जो रिलेवेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये लीव रिक्वेस्ट, यहाँ पर जाइए आप स्टूडेंट कॉर्नर में, और स्टूडेंट कॉर्नर में अगर आप किसी कारण से क्लास नहीं कर पा रहे हैं, पहली बात, आप अननेसेसरीली छुट्टी मत करिए। नुकसान आपका है, मेरा तो इतना नहीं है, पर आपका नुकसान है। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। पर फिर भी प्रैक्टिकली भी हम समझे तो हाँ, कभी ना कभी किसी को कुछ ना कुछ समस्या साल भर में आएगी ही आएगी, तो उसे छुट्टी लेने की। तो नंबर 1, आप लंबी छुट्टी डिस्करेज्ड है। ठीक है, कि आप कहेंगे कि सर मेरे घर में शादी है तो मैं जो है 10 दिन 5 दिन नहीं आ रहा, नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, लंबी छुट्टी कोई आपको नहीं, ज्यादा नहीं दी जाएगी, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस को छोड़ के, कि आपका पेपर है, आपको लगता है कि नहीं मैं अपना पेपर, तो एक वही एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां छुट्टी है। बाकी आपको बोलूंगा कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, नो, मतलब जितना सोशल अपना कम करें उतना अच्छा है। आपकी प्रायोरिटी 100% आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। आपको शादी ब्याह का बहुत शौक है कि 10 दिन आपको शादी में लगाने हैं, आपको खेल कूद का बहुत ज़्यादा शौक है, सिनेमा मूवी का बहुत शौक है, तो शायद आप गलत जगह पर हैं। आप करिए, अपने ये सारे शौक पूरे कर सकते हैं, परंतु आप अपने एक्स्ट्रा टाइम में करिए, और इरेगुलर बेसिस पर, कि ठीक है 10 दिन में कभी चेंज के लिए आप कुछ देखना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, मूवी देखिए जरूर देखिए। आप खेलना चाहते हैं, खेलना मैं जरूर कहूँगा, स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स के लिए आप अपने आप को पुश करिएगा कि हमें खेलना जरूर है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्पोर्ट्स, लंबे समय के लिए नहीं, आधा घंटा, चाहे आप वॉक करें, जो भी आप करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा ये कहूँगा, देखिए जो अवॉइडेबल चीज़ें हैं, हो सकता है आपको लगे कि सर मेरे घर में शादी है, अरे शादी हो ही जाती है, आपके करने से या ना करने से, जब तक आपकी खुद की शादी ना हो तो चीज़ें हो जाती हैं। तो अपना कम से कम समय रखिए, ये कोशिश करिए कि सोशल एंगेजमेंट्स को जितना अवॉइड करें। अवॉइड करना मेरा कहना है कि पढ़ाई को प्रायोरिटी रखें। आप यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखिए, अपनी लीव लिखिए, अपना नाम लिखिए, कब तक जा रहे हैं, और ईमेल और उसका रीज़न, और साथ में आपको यहाँ पर क्या कारण है छुट्टी लेना। कोई मेडिकल कारण है तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाइए, ठीक है, आपका कोई एग्जाम है तो एडमिट कार्ड लगाइए। ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ आपको लगानी जरूरी है। अगर आप ये नहीं लगा रहे हैं तो आप सोचिएगा कि सर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपकी एब्सेंट ही मार्क होगी, और लंबी एब्सेंट मार्क होने पर हफ्ते 10-15 दिन के बाद आपके पास एक नोटिस आ जाएगा कि भाई आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, हम अभी आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे, हम आपको क्लास से बाहर करेंगे। क्लास से बाहर करने के लिए किसी तरीके की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारा और आपका। यदि आप चीज़ों को सिस्टम से चलेंगे तो ऑब्लिगेशन है, पर क्योंकि आपकी और हमारे बीच में कोई आर्थिक रिश्ता नहीं है, हमने आपसे किसी प्रकार का 1 रुपया नहीं लिया है, तो हमारा कोई ऑब्लिगेशन आपके प्रति नहीं है, एक्सेप्ट इस चीज़ का कि हाँ हमने आपको भरोसा दिलाया है, पर आपको भी वापस उस भरोसे पे खरा उतरना है। ये हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि अभी बंद है, कोई नए रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं। ये नोटिस बोर्ड है, वैसे मोर और लेस इसका काम अब खत्म हो चुका है, जो भी, हाँ ये हमारे काम का वो है। इस नोटिस बोर्ड के नीचे ये रिपोर्टिंग परफॉर्मा है, जिन बच्चों ने अभी तक ना भरा हो वो कृपया इसे भर दें। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें बाकी तो लिखी हुई हैं, कुछ स्टूडेंट का अभी भी सवाल था कि सर इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। इसमें आपको ये 3 डॉक्यूमेंट लगने हैं जो अपलोड आपको करने हैं। आपको अपना एक इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये आपका इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है, और वो भी तब जरूरी है अगर आपकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा है तो आप एक वाइट पेपर लो, सफ़ेद कागज़ लिखो अपने नाम से और अपने पिताजी का साइन करके, ये लिखकर कि मैं घोषणा करता हूँ कि हमारे परिवार की वार्षिक आय इतनी है, उससे ज़्यादा हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। इसे सेल्फ डिक्लेरेशन बोलते हैं। और कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर स्टैम्प पेपर पर लाना है, किस पर लाना है, किसी पर नहीं लाना है, आप सिर्फ प्लेन पेपर पर ले आओ। परंतु यदि आपकी इनकम 2 लाख से कम है, क्योंकि जिनकी इनकम कम है उनको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है, तो आपको उस स्थिति में सर्टिफिकेट लगाना ही होगा। ठीक है,
तो जिनकी 2 लाख से आय कम है उनको एक इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे बताना, मैं देखता हूँ उसका कोई हल जो भी होगा वो आपको सूचित किया जाएगा। दूसरी चीज है डिग्री प्रमाण पत्र। आपको अपना जो सर्टिफिकेट होता है ग्रेजुएशन का वो लगाना है, प्लस मार्कशीट लगानी है, एक पीडीएफ फाइल बनाइए। अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, तो आप फाइनल ईयर में आए हैं, तो आपको सेकेंड ईयर की मार्कशीट लगानी है। मार्कशीट सब स्टूडेंट्स को इस समय तक मिल गई होती है। कुछ बच्चों का तब भी कहना है कि वो कोरोना या कोई और चीज के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप टेम्परेली फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगाओ और उसके बाद एक बार बात करते हैं कि क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। परंतु आपको ये मार्कशीट लगानी अनिवार्य है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर ऐड करना होगा। बाकी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ ये एक ऑप्शन आपको अगर किसी को समझ ना आई हो, क्लासरूम कोचिंग, ठीक है। हमारे पास इस समय 240 बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं। इन 240 में से कुछ ज्वाइन करेंगे, कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे। जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी सीट्स खाली हो जाएंगी। वो खाली सीट हम वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को ऑफर करेंगे। वो जुड़ना चाहेंगे तो उनको हम दे देंगे, पर उसके अलावा हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप अगर 8 तारीख तक, आपके लिए ध्यान रखिएगा, ज्वाइन करने की लास्ट डेट 8 अगस्त है। 8 तारीख तक अगर आपने ये रिपोर्टिंग परफॉर्मा नहीं भरा तो ये मान लिया जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको कोचिंग नहीं करनी है। हम आपकी सीट किसी वेटिंग स्टूडेंट को दे देंगे। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट आपकी 8 है, 8 से पहले जमा कर दो। दूसरा कि आप अगर क्लासरूम कोचिंग करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मेरी पढ़ाई, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ कि क्लासरूम कोचिंग होनी चाहिए, ये वाली जो ऑनलाइन कोचिंग है इसकी लिमिटेशन है, कुछ फायदे हैं तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप आ सकते हो। मान लीजिए आप दूर दराज के इलाके से आते हो, आप किसी भी कहीं से, कुछ बिहार के स्टूडेंट हैं, कुछ झारखंड के स्टूडेंट्स हैं, अब वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, आपको क्लियरली बताना है। आप अगर नहीं आ सकते हो, घर पर रहकर ही ऑनलाइन करना चाहते हो, इसको नो को सेलेक्ट कर लो कि नहीं सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप जो है किसी और को दे दें। हमारे पास केवल 50 ही सीट है क्लास में, क्लासरूम के अंदर में 50 के आसपास सीट उपलब्ध है। वही 50 सीट आपको ऑफर की जा सकती हैं। और ये 50 सीट सबसे पहले आपके मार्क्स जो हम आपने स्कोर किया है उस पर डिपेंड करेगा और आपके इंटरेस्ट पर, इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये रिपोर्टिंग परफॉर्मा आप कृपया करके 8 तारीख से पहले भर दीजिएगा। इसके अलावा मेरी समझ से कुछ और इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों के सवाल भी ले लूंगा। आज हम क्लास नहीं कर, मतलब उस तरह से एकेडमिक नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपका पहला दिन है। मैं चाहता हूं आपको बेसिक आइडियाज रहें, ये सब आपको करना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो ये हो गई हमारी वेबसाइट का। और कोई पेज जो आपके काम का हो, इसके अलावा और कोई शायद पेज नहीं है जो आपके लिए रेलेवेंट हो। एजुकेशन टेस्ट सीरीज, पुरानी टेस्ट सीरीज है। अब आते हैं अगले हिस्से पर, जो इसका हमारा नया एक ऐप है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जो पहले भी आपको शेयर किया गया था। ये ऐप है जो कि वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। अभी सिर्फ मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि ये ऐप क्या करेगा। देखिए, हमारे कोचिंग का मेरा एक उद्देश्य है, आप स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन मॉनिटरिंग। उस मॉनिटरिंग के लिए ये ऐप हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इस ऐप के जरिए से आप पर नज़र नहीं रखेंगे, उसे मॉनिटरिंग उस तरह से ना देखिएगा। हम ये ध्यान रखेंगे कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं।
आपकी क्या किसी क्षेत्र में कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत वो सिंसियरिटी की भी हो सकती है, वो दिक्कत एकेडमिक भी हो सकती है, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें हम इससे जज करने की कोशिश करेंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है इसको अभी और डेवलप होना है। ये जो पहला हिस्सा है इसका, वो ऑनलाइन टेस्ट, आपने काफ़ियों ने इसको देखा होगा, जो आपने टेस्ट अपना दिया, आपको हम लोग रेगुलरली हर 15 दिन में कुछ टेस्ट देंगे, ठीक है। जो भी पढ़ेंगे उसका टेस्ट हमारे पास यहाँ पर रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, एमसीक्यू आप यहाँ पर करेंगे हर 15 दिन में। ये लिंक जो है, ये लिंक आपको यूज करना होगा लेक्चर के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए, ताकि आपकी अटेंडेंस इस ऐप में भी लग जाए। परंतु ये ऐप हो सकता है, ये लिंक अभी थोड़ा सा फंक्शन नहीं कर रहा है, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। और ये एक हिस्सा है जिसमें हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट कि आपको नियमित रूप से ये सेल्फ से आपको अपने से ये करने होंगे। हम आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज, जो भी सब्जेक्ट होगा, अभी ये नीट के लिए काम कर रहा है प्लेटफॉर्म, तो इसमें क्वेश्चन केवल नीट के लिए दिखेंगे। यहाँ आपको कुछ प्रैक्टिस करने के क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। हम जो भी फैक्ट, जो कुछ लर्न कर रहे हैं, वो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और डिफरेंट डायनेमिक तरीके से आपको ऑफर करेंगे। ये ऐप केवल जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए उपलब्ध होगा, सबके लिए नहीं उपलब्ध होगा। यहाँ आप जाकर जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, यहाँ बारी बारी आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, आपको उन एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर करना है। आपको ये बता देगा कि आपका आंसर गलत था, सही था, या आपका उत्तर सही था या गलत था। ये आपको साथ साथ आंसर यहाँ देता जाएगा, आपको वो आंसर करने हैं यहाँ पर, इसको प्रैक्टिस करना है। आपके कितनी प्रैक्टिस, और ये चैप्टर वाइज होगी, जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे ऐसे ऐसे आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी। इससे भी आपकी परफॉर्मेंस का आकलन हम करेंगे। तो इसके लिए आपको ये काम करना ही होगा कि आपको ये रेगुलरली क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करने हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप ना भी किताब खरीदें तो शायद हमारा ऐप पर अभी खरीद लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं है, हम लोग इसको क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं ये श्योर नहीं हूँ कि ये कितना आपके लिए काम कर पाएगा। तो ये कुल मिला के ऐप हुआ, और ये कोचिंग की बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो आप सभी एनरोल्ड स्टूडेंट को अवेलेबल होंगी। इन सब को आप एक्सेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मेक अ गुड यूज़ ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज़ जो मैंने, मेरे साथियों ने, उसमें सूरज का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत मेहनत से मिलकर कई सालों के लगातार एफर्ट के बाद ये डेवलप किया है। तो आप इसका अच्छा यूज़ करो, पास होने के लिए यूज़ करो, कुछ बनो। यही मेरी आपसे अपेक्षा, यही मेरी शुभकामना है आप सबके लिए कि आप सब लोग एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बनो, सक्सेसफुल हो, खुद भी पढ़ो, औरों को भी पढ़ने के लिए काम करो। आप में से जो सवाल आप लोगों के हों कोचिंग संबंधी, वो सवाल आप पूछ सकते हैं। बारी बारी सवाल पूछेगा एक डेकोरम के साथ, और अगर चाहें तो अपने सवालों को चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अपनी अटेंडेंस आप कुछ समय तक, हाँ, एक दो चीज़ और रह गई है मेरे पास, वो ये है कि हमारा ये जो ऐप है, ये टीम्स ऐप जो है जिसमें अभी आप क्लास कर रहे हो, ये टीम्स ऐप में अभी आप एज एन एक्सटर्नल, अगर हम इसे देखें, यहाँ कहीं लिखा भी होगा, सभी लोग एज अ गेस्ट आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हो। यहाँ सब आप एक्सटर्नल स्टूडेंट के तौर पर ज्वाइन कर रहे हो, परंतु बाद में आपका स्टेटस बदल दिया जाएगा। आपके रिपोर्टिंग परफॉर्मा के बाद आपको एक परमानेंट आईडी दी जाएगी जो कोचिंग की आईडी होगी। उस कोचिंग की आईडी से जब आप इस पर लॉग इन करोगे तो आपको बहुत सारे और प्रिविलेजेस भी मिल जाएंगे। इस ऐप के अंदर में और भी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो आपको तभी एक्सेस कर सकते हो जब आप उसके रेगुलर हमारे स्टूडेंट बनोगे। तो अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं, स्टूडेंट का ग्रुप है, हम लोग जो है स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाएंगे। जितने आप स्टूडेंट होंगे उनको छोटे छोटे 15 स्टूडेंट्स के या 20 स्टूडेंट के ग्रुप्स में बांटेंगे। वो 20-20 स्टूडेंट अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो उन ग्रुप्स को हम अलग अलग नाम से छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे, चाहे उन्हें हाउस बोले, जैसे स्कूल में एक हाउस का कंसेप्ट होता है, अगर आपको सभी ने देखा होगा, तो हाउस का जो कंसेप्ट है वो रहेगा। आपको क्लास के अलावा उन हाउस की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है।
उसमें भागीदारी, वो छोटे ग्रुप्स होंगे, आपको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, एक दूसरे की सहायता करनी है, वो सब आप कर सकते हो। और इस ऐप में असाइनमेंट अपलोड करना, वो सारी चीजें हैं, उपलब्ध हैं। एक अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा देता हूं आपको, पर वो तभी होगा, ये असाइनमेंट का कॉलम है, वो तभी एक्टिवेट होगा जैसे ये पुरानी असाइनमेंट्स हैं जो दी गई थी, तो यहाँ पर जो असाइनमेंट दी जाएंगी वो आपको यहीं हैंड इन करनी होगी। ये आपको बाद में सिखा दिया जाएगा कि कैसे आप जो आपको असाइनमेंट दिया गया है वो आप कैसे जमा करेंगे। तो ये इन ब्रीफ जो कोचिंग की फैसिलिटीज हैं जो आपको इस सिलेक्शन के बाद दी जाएंगी, वो मैं आपको एक ब्रीफ ब्यौरा दे रहा था। अब आप लोगों के सवाल मैं ले लेता हूं, आप लोग चाहें तो फोन करके या मैं चैट में से ले सकता हूं। अगर किसी का चैट बॉक्स ना काम कर रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। पहला सवाल ये है, सर मेरी सेकंड ईयर की मार्कशीट के बारे में मैं आपको भूल चुका हूं, आपको सेकंड ईयर की मार्कशीट अरेंज करनी होगी। 8 तारीख का समय है, जहां भी है कोशिश करके अरेंज कीजिए। दूसरा है सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में दोबारा बताएं। सर देखो, सेल्फ डिक्लेरेशन तब आप पर लागू है, सेल्फ डिक्लेरेशन इनकम टैक्स, अगर मान लेते हैं कि आपने अपनी इनकम, 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हैं हमारे पास। एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये कहा है कि साहब हमारी इनकम 2 लाख रुपए से कम है, हमने इस पूरे उसको बहुत नीचे ले आए हैं, पर अगर किसी परिवार की इनकम 2 लाख रुपए से कम है तो हमारे को किसी प्रकार का सरकारी एविडेंस चाहिए होगा। सर्टिफिकेट एसडीएम द्वारा इशू किया जाता है, कोई भी सरकारी एविडेंस, बीपीएल कार्ड है आपके पास, आप वो कर सकते हो, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है वो कर सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट, या कोई भी सर्टिफिकेट जो ये बात साबित करता हो कि हमारे घर की परिवार की आय 2 लाख रुपए से कम है। और जिन परिवारों की आय, जिन बच्चों के परिवार की आय 2 लाख रुपए से ज्यादा, उन्होंने अपने फॉर्म में मेंशन किया है कि सर हमारी 2 लाख रुपए से ज्यादा है, उनको कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप ये समझ लीजिए, आपको कुछ नहीं करना। केवल एक, जैसे ये सफेद कागज लिया, इस पे आप लिखिए, मैं घोषणा करता हूं, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट माय फैमिली इनकम इज लेस मोर देन 2 लाख, और उस पर अपने साइन करिए, अपने पिताजी के साइन करिए और भेज दीजिए, खत्म। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सफेद कागज उठाना है, उस पर लिखना है। सेल्फ डिक्लेरेशन का केवल यही मतलब होता है। इसके बाद अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, ऑफलाइन क्लासेस कब शुरू होंगी? देखो, ये सवाल सभी लोग बार बार मत पूछना, मैं आखिरी बार इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप लोग व्हाट्सएप पर पूछते रहो या क्लास में पूछते रहो, ये चीज अगर आपको पूछनी है तो आप भारत सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से पूछिए। इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा जब तक कि क्लास अलाउ गवर्नमेंट नहीं करती है। ये इसलिए नहीं हो रहा, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई हमारे यहाँ पर आकर बीमार पड़ जाए। कोचिंग के लिए भी मुश्किल स्थिति होगी, आपके लिए भी मुश्किल स्थिति होगी। तो जब तक ये कोरोना है तब तक इस बात की कोई गारंटी, हो सकता है सरकार 1 महीने बाद कह दे कि आप सारी क्लासेस, स्कूल ओपन है, कोचिंग आप चलाएं, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि ये हो। परंतु ऐसा नहीं होता, तब तक के लिए ये दिक्कत रहेगी। और अब आप लोगों से ये निवेदन मेरा रहेगा कि कृपया ये सवाल बार बार ना पूछें। मेरे लिए भी एम्बैरेसिंग हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्लासेस हम व्यक्तिगत रूप से नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्लासेस सरकारी ऑर्डर के कारण नहीं हो रही हैं। ओके, अच्छा, अगला सवाल हमारा, अच्छा, ऑफलाइन क्लासेस का तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग जो भी अपनी डिक्लेरेशन, अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हमें ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना, उस पर तय होगा कि आपको हम ऑफलाइन के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और ये केवल सिलेक्शन है, क्लास तभी होगी जब गवर्नमेंट की ऑफलाइन सिलेक्शन आपके चॉइस पर डिपेंड करेगा कि आपने क्या चॉइस ली है, और दूसरा डिपेंड करेगा चॉइस के बाद आपके मार्क्स पर। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स पर हम सेलेक्ट करेंगे, पर इसका तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक गवर्नमेंट अलाउड ना करे, परमिशन ना हो। अच्छा, अगला सवाल हम ले लेते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख सकते हैं।
रिकॉर्डेड वीडियो आपको बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में मिलेंगे। नॉर्मली आपसे ये देखिए, अगर आप अपनी क्लास के लिए रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, स्कूल का कोचिंग का मतलब ये होता है कि कोचिंग आपको एक डिसिप्लिन, देखिए किसी चीज के लिए पढ़ाई कोई बड़ी चीज नहीं है, सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है, आपको स्कूल जाने की आवश्यकता ना पड़ती, परंतु आपको आवश्यकता स्कूल जाने की इसलिए पड़ी क्योंकि हमें जीवन में एक नियम चाहिए होता है, बिना नियम के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नियम के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम नियम को फॉलो करें, तो नियम से क्लास होगी और नियम से आपको अटेंड करनी है। किसी क्लास में आप नहीं अटेंड कर पाए, आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। आपको क्लास में कोई चीज मिस हो गई, आप लेट ज्वाइन कर पाए, आपको कोई वीडियो ऑडियो का प्रॉब्लम रहा, आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, वो आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव है। पर आपका जो मेन स्टे रहेगा वो क्लास ही रहेगा। और क्लास में ये जो क्लास अभी हो रही है, इसकी अटेंडेंस आपका कंटिन्यूटी, ये ध्यान रखिएगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम लोग 10 दिन का टाइम देंगे आपको। अगर आप 10 दिन में अपनी अटेंडेंस को नहीं सुधारते तो आपको तुरंत डिसएनरोल कर दिया जाएगा। जो भी आपको परमिशन एक्सेस दी जाएगी वो सब डिक्लाइन हो जाएगी। आप ना ऐप यूज़ कर पाएंगे, ना जो वेबसाइट है वो यूज़ कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, आपकी अटेंडेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल। हेलो सर। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ बोलो बोलो आप सवाल। ओके सर मेरा भी इनकम सर्टिफिकेट हमने बनाया नहीं है अभी सर, तो मतलब मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। आपकी इनकम कितनी है? सर मेरी इनकम सर अभी मैंने कैलकुलेट किया ना सर, मतलब कैसा अभी हमारे घर में था 2 जन कमाने वाला को समझो, मतलब तो अरे मैंने आपने सिर्फ कितनी जो भरी है? मतलब आप देखो मैं भी चेंज जॉब नहीं कर करता हूँ ना, पाओगे तो मैंने आप, उसका क्या। आप सुनिए, आप अब इनकम चेंज नहीं कर पाओगे। आपने जो डिक्लेयर की है हमने उसके बेसिस पर आपको कंसीडर किया है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब आपने जो भी इनकम भरी है वो रिकॉर्ड में है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली वो सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर सर्टिफिकेट लेने में आपको कुछ इशू होगा तो आप अलग से बता सकते हैं, यहाँ हम इससे चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, हस्बैंड से करा सकती हैं आप। किसी का है कि हम हस्बैंड से करा सकते हैं, बिल्कुल आप करा लीजिए, आप खुद कर दीजिए। अगर आप मैरिड हैं तो आप खुद कर दीजिए, हस्बैंड से भी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मुझे आप पर, आप सभी पर पूरा भरोसा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, मेरा सारे स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, हाँ ये है कि एक बेसिक ईमानदारी की आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप ईमानदार व्यक्ति होंगे, आप ईमानदारी से बर्ताव कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट येट क्वालिफाइड फ्रॉम दीप कोचिंग? दीप कोचिंग से कितने बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं? दीप कोचिंग से वैसे देखो, मैं ये क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आप भी पास होंगे। आप ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारी कोचिंग की वजह से पास हो गए, ठीक है। आप हमारी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, आप पास हो गए, पर आप खाली पढ़ाने से, मेरा काम प्रायोरिटी ये रहती है कि हम पढ़ाने पर फोकस करें। फिर भी रिकॉर्ड के पर्पज के लिए आपने पूछा है, अभी जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ उसमें हमारे जो 19 वाला एग्ज़ाम था उसमें हमारे अरुण जी थे, वो पास हुए। एक और लड़का है, क्या नाम उसका, शर्मा, वो पास हुआ। तो ऐसे हमारे पिछले साल में 4-5 छोटे छोटे, मतलब अभी ईएस में आईएएस में हमारा मेजर कोई सिलेक्शन नहीं है, मैं आपको एक क्लियर बता दूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। यूपीपीसीएस में कई सिलेक्शन हैं, इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सिलेक्शंस हैं, परंतु फिर भी ये क्रेडिट बिल्कुल नहीं लिया जा सकता ना। मैं आपको फॉलो करूंगा कि आप हम लोग कॉमर्स, क्योंकि मुझे इससे कोई व्यापार नहीं चलाना है, कोई दुकानदारी नहीं है कि जी हमारे इतने बच्चे पास हो गए, बड़ा बड़ा फोटो। जितने ये सिलेक्शन होते हैं, अगर आप उनमें से जाकर वापस जाएंगे, इनफैक्ट जब मैं भी पास हुआ मैंने अपना नाम भी ऐसी कोचिंग्स में देखा जहां मैं कभी गया नहीं था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कॉमर्शियल कोचिंग, एक कोचिंग में अगर आप आइडिया लेंगे, हर कोचिंग हर साल ये दिखाती है कि हमने 200 बच्चे पास किए। मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में सैकड़ों की संख्या में कोचिंग्स हैं, तो ऐसे तो 50,000 बच्चे पास हो गए होंगे। या एक बच्चा कोचिंग ही करता रहा कि आज अभी इस कोचिंग को कर रहा था, फिर दूसरी में चला गया, फिर तीसरी में चला गया,
ऐसा नहीं है। तो ये ट्रैप में मत फंसे, अपने आप को, अपने लिए काम करें, अपनी पढ़ाई करें, आपकी सफलता आपके हाथ में। सर जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब इनकम कुछ और थी, और अब जो इनकम सर्टिफिकेट में थोड़ा कम है तो और अच्छी बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या डिस्टेंस पास आउट डिग्री एलिजिबल होगी? डिग्री से हमें कोई परेशानी नहीं है, चाहे आप डिस्टेंस एजुकेशन से हो, ओपन से हो, किसी से भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी अपनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट एलिजिबल सर, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, कैन आई स्टिल ज्वाइन? ये सवाल मेरी समझ में नहीं आया, पर्सनली भेजिएगा। डिस्टेंस एजुकेशन का कोई इशू नहीं है। रिसर्च रीजनल लेवल पर होनी चाहिए या नेशनल लेवल पर, कुछ भी रिसर्च हो सकती है। रिसर्च के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगा, बाकी सब सवाल आप बाद में दे सकते हैं। सर हेलो सर। हाँ जी सर मेरे को ये पूछना था, मेरे हस्बैंड तो सर ट्यूटर है, तो ओके। सर कोरोना की वजह से उनका जो है काम है नहीं, तो सर मेरे लिए क्या होगा कि मैं किस हिसाब से अपना इनकम सर्टिफिकेट दूं? लेट मी थिंक, आप अलग से मैसेज करिए, जो इस तरीके की सिचुएशन है हम यहाँ नहीं करेंगे। हेलो सर। ओके। हाँ जी हेलो हेलो सर, जैसे मैं बीटेक फाइनल ईयर का पेपर मतलब दे चुका हूँ, अभी उसका मार्कशीट आया नहीं, तो थर्ड ईयर का लगा सकते हैं सर? बिल्कुल लगा सकते हैं। ये तो देखिए, जो फाइनल ईयर में वो थर्ड ईयर का लगा दो, जो कर चुका है वो पूरी लगा दो। अगर किसी के पास मान लीजिए सेकंड ईयर की मार्कशीट अभी नहीं मिली है तो फर्स्ट ईयर की लगा दो, ठीक है, टेम्परेरी लगा दो, बाद में आगे देख लेंगे। ओके सर। हेलो ये सब हेलो। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर हेलो हेलो बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। जी बोलिए। सर मैं एक्चुअली इग्नो से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मेरे अभी फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन सर मुझे अभी इग्नो की तरफ से कोई भी फर्स्ट एंड सेकंड का ना तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है और ना ही मार्कशीट मिली है। ऐसा होता नहीं है यार, एक बार बताओ, आप सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे, कुछ तो आपको सर मिलता ही है ना। मैंने उनको ईमेल किया था, उन्होंने बोला कि जब तक फाइनल ईयर नहीं होगा आपके पास ग्रेड कार्ड ऑनलाइन शो होगा, क्या मैं वो अपडेट कर सकता हूँ? आप कर दो, उसी को कर दो। ओके थैंक यू सर। सर मेरा भी यही है सर, इग्नू से मैं भी हूँ, मैं ग्रेड कार्ड ही अपलोड कर देता हूँ सर। कर दो। जितने स्टूडेंट, देखो हेलो। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे ये साबित हो कि आप सेकंड ईयर कर चुके हो, फाइनल ईयर में हो, या सेकंड ईयर कम से कम करने वाले हो। हाँ जी सर ठीक है हेलो सर। सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मी मंगेश। May I know the timetable for the classes, sir? And when will you provide? आप क्लास में कहाँ थे? क्लास में ही थे आपकी? Was in the class, बस in a written form sir कि like मुझे क्लास भी मेंटेन करना पड़ेगा कॉलेज के सर। आई एम इन थर्ड ईयर और मुझे दोनों मैच करना है, तो सर प्लीज अगर कुछ प्रोवाइड हो जाता कि से 9:30 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेके सर 9:30 बजे तक वेडनेसडे से फ्राइडे क्लास होती है। सैटरडे और संडे 8:30 बजे से 10:30 बजे तक क्लास होगी, ठीक है। सर ये तो पता है, आपने बता दिया था स्टार्टिंग में ही और हाँ। पहले वाले लेक्चर में भी। सर मुझे चाहिए लाइक कि मतलब पॉलिटी आज पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री कल हाँ, पढ़ेंगे। वो आपको शेड्यूल देखो, अगले एक महीने का शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट हम कैसे कैसे करने वाले हैं। उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डायनामिक रहता है कि हमें कभी कभी कुछ क्लासेस को एडजस्ट करना पड़ता है, कि किसी भी कारण से बहुत सारी इवेंचुअलिटीज हो सकती हैं जब लंबे समय में, और आप लोगों को भी थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य रखना होगा। ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि हम बिल्कुल 100%, सर आपने उस दिन ये कहा था, आपने 6 महीने पहले ये बोला था। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको देनी ही होगी, क्योंकि ये मैं भी ऑलरेडी अपना काम करता हूँ, मेरी भी जॉब होती है। मेरा जो रूटीन है वो ये है कि सुबह उठकर तैयार होकर आपकी क्लास लेना, 9:30 बजे जैसे ही क्लास खत्म अभी होगी 5-10 मिनट में, यहाँ से ऑफिस के लिए निकलना, शाम को आना। शाम को इस समय एक और क्लास है जो हम लोग प्रीवियस बैच के लिए चल रही है। तो इस पूरे शेड्यूल में और कई सारी पर्सनल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, तो कभी ऐसा हो सकता है कि शेड्यूल को ऊपर नीचे करना पड़े, पर वो कंसिडरेशन आपको रखना ही होगा सबको। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर my father's income certificate validity sir has been expired. So सर अभी सर उसे नया बनने में कब सर टाइम भी एक्सपायर लगेगा, हुआ है? कब तो एक्सपायर हुआ?
सर एक्सपायर तो सर वो सर 4-5 मंथ्स अगो सर एक्सपायर हो गया था, उसके बाद सर उसी को कर बनाने दो। की जरूरत नहीं। देखो इतना समझो, ओके सर। ये मैं कोई सरकार नहीं हूँ, ना मुझे सरकार की तरह आपसे कोई फॉर्मेलिटी पूरी करानी। मेरा बस ऑब्जेक्टिव ये है, ये वेरीफाई करना कि आपने जो डिक्लेयर किया वो सही है या नहीं। अगर थोड़ा बहुत उसमें ऊंच नीच है, एक्सपायर हो गया है, 4 महीने पहले एक्सपायर हो गया है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अगर आपकी 4 महीने में इनकम बढ़ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। इनकम इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज योर सिंसियरिटी। आई विल जस्ट रिट्रेट इट अगेन। देखो, पैसा होना और पैसा ना होना दोनों ही आपको कोई एलिजिबल नहीं बना रहे हैं। आपको एलिजिबल आपकी सिंसियरिटी बना रही है। अगर आप सिंसियर हो तो मैं सारे रूल तोड़ने के लिए तैयार हूँ, जितने भी नियम है इस कोचिंग के। हाँ, एक चीज है कि आपसे अपेक्षा ये रहेगी कि आप मेहनत करने को तैयार हो। खाली अपना टाइम खराब करना और मेरा टाइम खराब करने की आपकी इच्छा है, वो मैं अलाउ नहीं करूंगा। गुड मॉर्निंग आप सर। अपने समय का सदुपयोग करो। आपको जो रियायत चाहिए, हर चीज की मैं रियायत देने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड यू आर सिंसियर। यस Sir, one question. So या Jharkhand government has announced the date of examination of JPSC, that is 12 September. It is very near, so what will be my focus on to crack it? Have you practiced earlier? If you want, I can do one thing. Right now we have for all those who are already appearing in some of PSC exam in near future, in next 2-3 months. For them, I have information that we are having a revision batch. हमारा जो Yes, 2021 sir. I have joined that, but later on my link has not. मतलब आपका आपने जो link send किया था वो जस्ट सेंड अ रिक्वेस्ट। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो जिसकी तैयारी है, देखो रिवीजन क्लास में मैं नए बच्चों को इसलिए नहीं ले पाऊंगा कि अगर आपकी तैयारी नहीं है, आपको उसमें समझ कुछ नहीं आएगा। तो अगर आपकी सर तैयारी आपने की हुई है तो आप मैंने ज्वाइन तैयारी की हुई है। तो आप ज्वाइन करिए। उसमें आप एक रिक्वेस्ट भेजिएगा। अच्छा, किसी भी टेक्निकल रिक्वेस्ट के लिए मैं नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको जितनी रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वायरमेंट है, केवल ये 2 नंबर पर भेजनी है, इसके अलावा कहीं नहीं भेजनी है। कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस का जो ये वेबसाइट का मैकेनिज्म यूज़ करो। पर पर्सनल जो होते हैं ना मैसेजेस कि आप व्हाट्सएप भेजते हैं, भेज दीजिए, पर उनको ट्रैक करना, क्योंकि फ़ोन का अगर मैं आपको अपना व्हाट्सएप दिखाऊंगा उसमें 200 मैसेज आ रखे होंगे, तो उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। और मैं वो जिम्मेदारी किसी दूसरे को देना नहीं चाहता कि किसी को मैंने हैंडओवर किया और वो ठीक से अटेंड नहीं कर पाया। दैट रिस्क नो, आई डोंट वांट टू टेक। जो ये नंबर है, आपको जितनी रिक्वेस्ट है केवल इसी नंबर पर भेजनी है, ठीक है? ये एक नंबर है आप, और व्हाट्सएप भेजनी है प्लीज, ठीक है? ये मेरा सभी से रिक्वेस्ट है। फोन कॉल आप ना करें। हो सकता है मैं व्हाट्सएप का आपके 4 घंटे में, 6 घंटे में, 10 घंटे में रिस्पॉन्ड करूं, बट आई विल रिस्पॉन्ड टू इट डेफिनेटली। नंबर 1, ठीक है? तो आप व्हाट्सएप करें, फोन कॉल ना करें। दूसरा एक और नंबर है, सूरज इज वन ऑफ माई very good associate who is with me for quite a long time, very sincere student, also trying for civil services. He's a wonderful person. तो उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर नहीं होगा, आई डोंट रिमेंबर हिज नंबर। सूरज, आर यू देयर इन द क्लास? आई थिंक ही इज नॉट देयर। Yes, sir. यू आर देयर? Yes, sir. ओके, जस्ट Yes, sir. स्पीक द नंबर। ये अपना नंबर बता दो। 8860 5740 5740 25। ये 2 नंबर हैं। अगर आपको, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, आई होप आप सभी जानते होंगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं 2009 बैच से इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हूँ। अभी दिल्ली में राइट नाउ पोस्टेड हूँ। अभी जॉइंट कमिश्नर हूँ दिल्ली के अंदर में। और ये जो काम है, ये इन एडिशन टू माय प्रोफेशनल थिंग करता हूँ। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपना MBBS किया है। इसके अलावा मैंने लॉ में मास्टर्स इन बिजनेस लॉ किया हुआ है बेंगलोर के NLU से। बिसाइड दैट आई हैव वर्कड इन दिल्ली गवर्नमेंट। आई हैव वर्कड इन, मेरे पास 13 साल तो अभी सर्विस में हो गए हैं। दिस इज माय 13th ईयर इन इंडियन सिविल सर्विसेज। This is my basic small profile, and social work and these activities are my passion. एंड मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन केवल इसीलिए किया था
कि मैं कुछ कर पाऊँ समाज में, अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में जो संभव होता है वो करता हूँ। उसके अलावा मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो मेरा पर्सनल टाइम है, शाम का समय है, वीकेंड्स हैं, इस समय को कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी जिनका कुछ रिजल्ट हो सके उसके लिए काम करना, ये मेरा एक पैशन है। और सिविल सर्विसेज के समय से मैं सोचता था कि मैं करूँगा, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और एक ये इनिशिएटिव है जो बेसिकली एक लार्जर इनिशिएटिव है जिसका नाम मैंने दिया था डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क। और ये डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क एजुकेशनल बेसिक सोशल एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। आई स्टार्टेड दिस, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और उसी की कंटिन्यूटी में 2017 में ये जो दीप IAS कोचिंग है इसको स्टार्ट किया। शुरू में 50 बच्चे इसमें होते थे और गाजियाबाद में क्लासेस होती थी। 2020 में जब कोरोना हुआ क्लासेस बंद हो गई, उसके बाद से फिर इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि कब तक ये चलेगा, कब तक क्लासेस रिज्यूम होंगी। तो ये मेरा बेसिक छोटा सा प्रोफाइल है जिसे मैं करने की कोशिश करता हूँ। और आप सभी से भी ये उम्मीद करूँगा कि ये जो सोशल वर्क है इसमें आप भी थोड़ा बहुत सहयोग आप लोग भी करें, ये मेरी आपसे अपेक्षा होगी। ये 2 नंबर हैं, ये एक नंबर है और ये कोचिंग का नंबर है। दिस इज नॉट माय पर्सनल नंबर, ठीक है। और पर्सनल नंबर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, बट इट इज ऑलमोस्ट अ पर्सनल नंबर। दिस नंबर विल बी हैंडल्ड, ये जो नंबर है विल बी हैंडल्ड ईदर बाय मी और सम ऑफ इम्पॉर्टेंट एसोसिएट। जो ट्रस्टवर्दी एसोसिएट है उसके पास रहेगा। और सूरज इज वन ऑफ द माय ट्रस्टवर्दी टीम मेंबर, हिज नंबर इज दिस। तो अगर आपको कभी भी जरूरत है इन 2 नंबरों में से संपर्क कर सकते हो। यस, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, मेरा एक सवाल ये था सर, मेरा इनकम सर्टिफिकेट मेरे नाम से इशू हो चुका है, तो क्या मैं वो लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते। अरे यार देखो, छोटे छोटे सवाल मत पूछो, इतना परेशान मत हो। मैं आपको दोबारा सबको बोल रहा हूँ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कोई सरकारी संस्थान नहीं है, हम कोई NGO भी नहीं है कि हमें किसी को कोई जवाब देना है। मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है, किसी को कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। मेरी आंसरेबिलिटी केवल आपके लिए है और आपकी आंसरेबिलिटी मेरे लिए है। आपका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है, आपको मुझे जवाब देना है और मुझे एक ही चीज का जवाब चाहिए, वो जवाब है आपकी मेहनत। तो अगर जब तक आप मेहनत करते रहोगे, मेरे तरफ से मैंने आपको दोहरा दिया रहा हूँ, आपको पूरी रियायत दे सकता हूँ किसी भी चीज के लिए। रूल्स आर नॉट मेंट फॉर, रूल्स आर मेंट टू क्रिएट अ सिस्टम, बट अगर वो रूल्स हमारे सिस्टम को तोड़ रहे हैं तो ऐसे रूल की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो फील फ्री। चलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग एंड दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन। आई नीड टू रश टू द ऑफिस आल्सो। या सर, हमें बस ये पूछना था कि हमारे पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है अभी, तो हम सिर्फ मार्कशीट लगा सकते हैं? लगा दीजिए, बिल्कुल लगा दीजिए। मार्कशीट लिखा हुआ है, वहां पर भी लिखा हुआ है कि आप मार्कशीट लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा चलिए, आज की क्लास को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, इधर उधर की बातें करी। इधर उधर की बातें हम लगातार आगे भी करते रहेंगे। कल से हम ये करते हैं इंटरनेट। कल हम सुबह सबसे पहले हम UPSC का सिलेबस एक बार समझ लेंगे। सिलेबस समझने के बाद हम इंटरनेशनल अफेयर्स, जो सब्जेक्ट हम शुरू करने वाले हैं इंटरनेशनल अफेयर्स होगा। अगले करीब 25 दिन तक, 20 से 25 दिन तक इंटरनेशनल अफेयर्स चलेगा, ठीक है। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट और रहेगा, वो मैं आपको आगे कम्युनिकेट करूंगा। एक फैकल्टी और लेंगे, एक साथ में हम 2 सब्जेक्ट चलाएंगे, ठीक है। एक साथ में 2 सब्जेक्ट चलेंगे। एक मैं इंटरनेशनल शुरू करूंगा, एक मेरे साथी हैं, होपफुली मैं उनको कहूंगा कि वो हिस्ट्री की क्लासेस आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। सर मेरी सर एक रिक्वेस्ट है सर। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। क्या? सर मैं सर बिकॉज सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक, मतलब उनका जो बेसिक है सर वही क्लियर नहीं है। लाइक मैं भी सर, मेरा भी सर बेसिक क्लियर नहीं है सर। मैंने अपना ऑनर्स किया है सर, मुझे अपने सब्जेक्ट की जानकारी है, लेकिन सर काफी जो ग्राउंड लेवल की नॉलेज है सर वो नहीं है। तो सर स्टार्ट करने में, क्योंकि शुरू से ही सर इंटरनेशनल रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, तो सर कोई जो एक क्राइटेरिया है सर, जो पहले कुछ पढ़ना है सर, आप वो बता दीजिए। या फिर
कोई दिक्कत ना होए तो सर इट इज बेटर। वो जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी ना, उस पर सारे नोट्स पड़े हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये मैंने शायद पहले भी बोला था कि वेबसाइट पर इंटरनेशनल अफेयर्स के सारे नोट्स पड़े हुए हैं। आप जाइए, वेबसाइट खोलिए, ऑनलाइन क्लासेस में जाइए और वहाँ पर सारे नोट्स हैं, आप उनको एक बार पढ़ लीजिए। उसको पढ़ लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा, तो क्लास के साथ आप रिदम बना पाएंगे। सभी लोग पढ़कर आए, ये जरूरी चीज है। जो आपका सवाल है, आपका क्या शुभ नाम है? सर अमन भारती। हाँ अमन, ये जरूर है, आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सबको प्रिपेयर होके क्लास अटेंड करनी है। जब आप प्रिपेयर करके आओगे आपको अच्छा लगेगा, समझ आएगा, नहीं तो फिर कहानी की तरह सुनोगे और 2 घंटे बाद सब भूल जाओगे। ठीक है, चलो, ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर।